हाय, HindiAudiobook.com में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं रोजर डब्ल्यू बॉबसन द्वारा लिखित बुक व्हाट इज सक्सेस का पहला चैप्टर, जिसका टाइटल है महान लोगों का विश्लेषण। मुझे एक बार स्वर्गीय जे पियरपोंट मॉर्गन के साथ महासागर पार करने का अवसर मिला था। हम दोनों इटली जा रहे थे। हम अब एड्रियाटिक समुद्र में यात्रा करते हुए पहले अजोरेंस और मेडिरा आइसलैंड में कुछ समय रुककर आगे जाते थे, लेकिन इस बार कुछ यात्रियों को छोड़कर हम मेडिरा आइसलैंड के पहाड़ों पर मिस्टर मॉर्गन के साथ चल पड़े। यात्रा शुरू करने के लिए पहाड़ी की शुरुआत में ही बने टिकट ऑफिस से हमने राउंड ट्रिप टिकट खरीद लिया। हमारी संख्या ज्यादा होने के कारण हमें टिकट खरीदने के लिए खिड़की के सामने लाइन बनानी पड़ी। यह लाइन काफी तेजी से बढ़ रही थी। अब मिस्टर मॉर्गन की बारी आई और वे खिड़की पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें यहां काफी समय लग रहा था। इस देरी का कारण पूछने पर पता चला कि मिस्टर मॉर्गन के पास वहां पर चलने वाली करेंसी नहीं थी, बल्कि उनके पास अमेरिकी डॉलर थे। हालांकि यह टिकट मात्र कुछ सेंट की ही थी, लेकिन फिर भी सही पैसा नहीं होने की वजह से उन्हें इसे खरीदने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस समय मॉर्गन का टिकट पाने के लिए वास्तव में डॉलर की बजाय बहुत ज्यादा समय और तर्क शक्ति की आवश्यकता थी। वे जब वापस जहाज पर लौटे तब उन्होंने महसूस किया कि उनका समय इतना कीमती है कि उन्हें हर घंटे के सैकड़ों डॉलर मिल रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ छुट्टे पैसे यानी पन्नी इकट्ठी करने के लिए सैकड़ों डॉलर का समय और मेहनत करनी पड़ी थी। इस हिसाब से जब उन्होंने पूरे ग्रुप का हिसाब लगाया तो उन्होंने यहां पर जितना समय लगाया था इसकी लागत कई हजार डॉलर थी। इसे लेकर मिस्टर मॉर्गन निराश नहीं थे, बल्कि वे तो केवल उत्तर खोज रहे थे कि इंटेग्रिटी का कोई सबक कभी महंगा नहीं पड़ता, क्योंकि इंटेग्रिटी सीखने की आवश्यकता आज के कारोबारी जीवन में सबसे बड़ी उच्च पदों पर बैठे लोगों को है। मॉर्गन कहते हैं कि जब भी इंटेग्रिटी सीखने का कोई अवसर उनके सामने प्रेजेंट होता है तो वे इसे लपक लेते हैं। कभी कभी अवसर तब भी उनके सामने आता है जब वे न्यूयॉर्क बैंक के अध्यक्ष या किसी ग्रेट रेल रोड सिस्टम के जनरल मैनेजर के साथ बात कर रहे होते हैं, और कभी कभी अवसर ऐसे समय पर आता है जब सड़क पर चलने वाले के साथ बातचीत करते समय या टिकट खरीदते समय, जैसा कि आज सुबह हुआ था। बिजनेस की सबसे बड़ी जरूरत अखंडता यानी इंटीग्रिटी है, और जब इसे सीखने का अवसर होता है तब यह बिना किसी कीमत के हमारे सामने उत्पन्न हो जाता है। खासकर युवाओं को इसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि यह हर बार आपकी सफलता को निश्चित करने की गारंटी देता है। जे पियरपोंट मॉर्गन उस दौर के एक सर्वश्रेष्ठ कप्तान थे जब अमेरिकी वित्त में ING आंकड़ा 93 की मंदी के बाद मार्केट उठ रहा था। अभी तक वे कई मायनों में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। उनका एक अनिश्चित स्वभाव था जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से नियंत्रित किया। उनका सबसे खास स्वभाव यह था कि वे अक्सर जल्दी निर्णय और एक्शन ले लेते थे, जिससे वे अक्सर गंभीर गलतियां कर बैठते थे, जिसका उनके दुश्मन लाभ उठाते थे। लेकिन वे मित्र और शत्रु दोनों को एक समान देखते थे, जिससे सभी ने उन पर भरोसा किया। जब दो बड़े रेल रोड सिस्टम के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी, तब अधिकारियों ने इसे सुलझाने का भार मॉर्गन के कंधों पर छोड़ दिया। उस समय जब कई ग्रेट स्टील कॉरपोरेशन ने एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए कीमतें कम करनी शुरू कर दी थी, तब मॉर्गन अकेले आदमी थे जो उस समय के इस फाइनेंशियल कम्युनिटी को आने वाली बर्बादी से बचा सकते थे। इससे पहले भी इस कम्युनिटी पर जब भी कोई मुसीबत आई, उस समय सभी ने एक मत से मॉर्गन पर सहमति जताई कि वे जैसा कहेंगे हम सभी वैसा ही करेंगे, और इसी विश्वास को बनाए रखते हुए वे उन्हें इस अंधेरे जंगल से बाहर लेकर आए। और यह बात विशेष रूप से 1993, 1903 और 1907 की भयंकर मंदी के समय सच साबित हो चुकी थी। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो मंदी के दौरान विचलित करने वाली ताकतों को एक साथ लाने और उन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए काम करने में सक्षम बनाते थे। उन्होंने उन पर भरोसा किया क्योंकि वे ईमानदारी से अपनी कम्युनिटी के साथ हमेशा खड़े रहे। यह गुण उन्हें अपने पिता जूलियस से विरासत में मिला था,
जिसे अब उनका बेटा जैक आगे बढ़ा रहा है, जो अब मॉर्गन हाउस का मुखिया है। एक सफल करियर की बिल्डिंग बनाने के लिए इंटीग्रिटी सबसे पहली खड़ी की जाने वाली दीवार है। बेईमान आदमी इसमें कभी सुखी नहीं रह सकता। सच्चाई और खुशी हमेशा एक साथ रहते हैं। हो सकता है एक सच्चा आदमी हो और खुश न हो, लेकिन यह नहीं हो सकता कि एक झूठा इंसान हमेशा खुश हो। इस संसार में किसी भी बीमारी की अपेक्षा बेईमानी ने लोगों को सबसे ज्यादा मारा है। मेरे प्रोफेशनल वर्क के दौरान मुझे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की हिस्ट्री स्टडी करने का अवसर मिला है। मैंने इस स्टडी के दौरान यह पाया है कि इन सभी बड़े बिजनेस में से प्रत्येक को बनाने के लिए इसका विचार सबसे पहले किसी एक व्यक्ति की आत्मा में पैदा हुआ है। इसी तरह अमेरिका के किसी भी महापुरुष के संघर्षों को बताए बिना अमेरिका के किसी भी महान उद्योग की कहानी बताना असंभव है। इसलिए जब स्टीम शिप के बारे में बात की जाती है तो हम फुल्टन के बारे में सोचते हैं। जब ट्रांस अटलांटिक केबल के बारे में बात की जाती है तो हम फील्ड के बारे में सोचते हैं। जब टेलीग्राफ का उल्लेख किया जाता है तो हम मोर्स के बारे में सोचते हैं, और जब काटने की मशीन दिखाई देती है तो हम मैककॉर्मिक के बारे में सोचते हैं। रबड़ उद्योगों के साथ गुडियर का नाम हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। राइट का नाम हवाई जहाज के साथ, एडिसन का नाम गर्मागर्म बल्ब के साथ, वायरलेस टेलीग्राफ के साथ मार्कोनी, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के साथ। फिर जब कोई उन लोगों के जीवन का अध्ययन करना शुरू करता है तो वह अनिवार्य रूप से पाता है कि वे सभी अत्यधिक मेहनती थे। प्रतिभा ही कड़ी मेहनत का दूसरा नाम है। इससे ज्यादा सत्य और दूसरा कोई भी आज उपलब्ध नहीं है। मुझे याद है कि एक बार मैं अपने न्यूयॉर्क ऑफिस में था और क्लर्क ने मुझे बताया था कि थॉमस ए एडिसन के सहायक मिस्टर मीडोक्राफ्ट मुझसे फोन पर बात करना चाहते हैं। वे न्यूजर्सी के वेस्ट ऑरेंज से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मिस्टर एडिसन मुझे आज 12 बजे मिलना चाहते हैं। मैंने अपनी घड़ी को देखते हुए, जब उसमें अभी 12 बजने में 20 मिनट बाकी थे, मैंने उत्तर दिया, मुझे माफ कीजिएगा, अब 12 बजने में मात्र 20 मिनट ही बचे हैं। इतने कम समय में मैं संभवतः वेस्ट ऑरेंज न्यूजर्सी तक समय पर नहीं पहुंच सकता। ओह, मिस्टर मीडोक्राफ्ट ने उत्तर दिया, मिस्टर एडिसन आपसे दोपहर के 12 बजे नहीं, बल्कि वे तो आपसे रात के 12 बजे मिलने के लिए कह रहे हैं। लगभग 10 बजे मैं पेंसिल्वेनिया होटल से निकला, जहां मैं न्यूयॉर्क में रुकना पसंद करता हूं, और वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी के लिए ट्रेन पकड़कर लगभग 11 बजे मिस्टर एडिसन के घर पहुंचा। मुझे लिविंग रूम में ले जाया गया और मिस्टर एडिसन पियानो पर कुछ संगीत सुन रहे हैं। उनके पास एक प्रसिद्ध पियानो वादक था जो संगीत को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह एक भव्य पियानो था जिसका कवर चौड़ा था। मिस्टर एडिसन पियानो के दूसरी तरफ झुके हुए थे और अपने कान को हाथ और अपने सिर को कवर किए हुए थे। जाहिर तौर पर फोनोग्राफ संगीत के सभी टुकड़ों को ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर सका था। इस अद्भुत मशीन द्वारा हाई और लो नोड अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं किए गए थे। मिस्टर एडिसन के पास इस समय बड़ी संख्या में संगीत के सिलेक्शन के ऑप्शन थे जो यह आदमी बजाने की कोशिश कर रहा था। वे इनमें से कुछ को कुछ राग बजाए जाने के बाद बाहर फेंक देते थे, कुछ को वह आधा बजाता और फिर बाहर फेंक देता। कभी कभी वह किसी को ठीक पाता तो उसे अपनी जेब में रख लेता। अब 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे जब उन्होंने इसे बर्खास्त कर दिया। फिर पियानो वादक और मुझे ऊपर आने के लिए कहा। ठीक 12 बजे हम भोजन के लिए बैठ गए। मिसिज एडिसन ने मुझे बताया कि इतनी देरी में भोजन करना हमारे साथ एक प्रथा जैसी ही बात बन गई है। मिस्टर एडिसन विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। एक दिन में 18 से 20 घंटे काम करना उनके लिए कुछ भी नहीं था। जब वे किसी काम में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे तो 2 या 3 दिनों तक बिना कपड़े बदले लगातार लैब में व्यस्त रहते हैं। हालांकि उनकी लैब उनके घर के नजदीक ही थी। यदि हम इंडस्ट्री के उन महान लोगों की कोई एक उत्कृष्ट विशेषता की बात करें जो उनकी सबसे कॉमन बात है, वह यह है कि उनमें से प्रत्येक किसी न किसी काम में फेल रहे हैं।
किसी भी एक मनुष्य में सभी गुण नहीं हो सकते हैं। इंडस्ट्री के लगभग हर महान कैप्टन की निर्णय लेने की क्षमता को छोड़कर कोई न कोई विशिष्ट कमजोरी होती है। दूसरी ओर वे सभी जबरदस्त मेहनती होते हैं। जब वे लोग जनरल बोगी में सवारी करते हैं तो अक्सर उनके पक्ष और विपक्ष में आमतौर पर चर्चा सुनने को मिलती है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि अर्जित करने वालों की आलोचना और महिमा मंडन करना आम बात है। हालांकि आपने इन ग्रेट पर्सनैलिटीज में से एक को भी कभी नहीं सुना हो सकता है। आप बिना इनके आलोचकों को सुने भी सर्वसम्मति से इस बात के लिए सहमत हो सकते हैं कि वे एक महान कार्यकर्ता थे। उनके बारे में और जो कुछ भी निश्चित तौर पर कहा जाए तो यह है कि वे मेहनती हैं। वे सुबह ऑफिस में सबसे पहले और रात में निकलने वाले सबसे आखिरी इंसान होते हैं। वे हमेशा अपने काम के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए इंडस्ट्री के लिए उन्हें सफलता की दूसरी दीवार के रूप में चुनना बहुत ही उचित है। इसके अलावा इंटीग्रिटी की तरह ही यह एक महत्वपूर्ण वॉल है। ये दोनों मिलकर ही किसी भी स्ट्रक्चर का कॉर्नर बनाते हैं। 1897 से लेकर 1903 तक मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी और उसके संस्थापक जॉन डी रॉकफेलर की बहुत सारी कहानियां पब्लिश की थी। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी या मिस्टर रॉकफेलर के बारे में इन दिनों मार्केट में कुछ भी बुरा नहीं था। फिर भी इन नामों के बारे में पब्लिश करना और पढ़ना दोनों का ही लोगों में एक अट्रैक्शन था। उनके बारे में लिखने के लिए लोग इतना तक ख्याल करते थे कि वे किस बिल्डिंग में जा रहे हैं, वे किस शहर का दौरा कर रहे हैं। जब भी कोई इस तरह की बात सामने आती तो यह खबर पूरे देश में टेलीग्राफ द्वारा हर अखबार में महत्वपूर्ण समाचार में भेज दी जाती थी ताकि यह उनमें पब्लिश की जा सके। मुझे स्पष्ट पता नहीं है कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा था। हो सकता है रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे इसलिए, या फिर शायद जनता की भावना बदल रही थी इसलिए भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी वे उन दिनों अमेरिका में महान उत्कृष्ट व्यक्ति थे और वे अपने समय के किसी भी राष्ट्रपति, बैंकर या रेल रोड मैग्नेट को बहुत ज्यादा प्रभावित करते थे। वे वास्तव में एक रिमार्केबल पर्सन थे। उनका जन्म 8 जुलाई 1939 को रिचफोर्ड एनवाई में हुआ था। वे 14 साल की उम्र में क्लीवलैंड शिफ्ट हो गए और 16 साल की छोटी सी उम्र में $25 पर मंथ पर काम करने लगे थे। 4 साल काम करने के बाद उन्हें प्रति वर्ष केवल $700 ही मिलते थे और फिर भी वे 55 वर्ष की एज में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में रिटायर हुए। मैंने रॉकफेलर की पावर के सीक्रेट्स के बारे में कई चर्चाएं सुनी है। कुछ लोगों ने यह तर्क दिया है कि यह उनकी तीव्र धार्मिक भावनाओं के कारण संभव हो पाया है और दूसरों ने उनकी जबरदस्त ऊर्जा को इसका कारण बताया है। वह कुछ ने इसे उनकी गहरी दूरदर्शिता को कारण बताया। हालांकि उनके सबसे करीबी दोस्त बताते हैं कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी इंटेलिजेंस थी, जिसका उन्होंने व्यापक रूप से उपयोग किया था। हालांकि उनके पास कोई कॉलेज की डिग्री नहीं थी, बस केवल कुछ वर्षों की साधारण स्कूली शिक्षा मात्र ही थी, लेकिन वे जीवन भर हमेशा एक छात्र ही थे। वे हर समय सीखते रहते थे। उन्होंने सबसे पहले तो अपनी नौकरी में महारत हासिल की जो उन्हें मिली थी। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे इतने भाग्यशाली व्यक्ति थे कि जब उन्होंने तेल उद्योग में प्रवेश किया तो इस सेक्टर में गजब का उछाल आया था। जब कोई रॉकफेलर के बारे में सुनता है तो वह स्वाभाविक रूप से ऑटोमोबाइल और गैसोलीन के यूनिवर्सल यूज के बारे में ही सोचता है। फिर भी जब रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे तब कपड़े साफ करने के लिए दर्जी के अलावा ऑटोमोबाइल और गैसोलीन जैसी कोई चीज नहीं थी। नहीं, इसका मतलब है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री और रॉकफेलर के लक के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं था। उन्होंने तो अपना सारा धन अपनी बुद्धि और संगठन कुशलता से बनाया था। कुछ का यह दावा भी है कि रॉकफेलर ने ही ऑटोमोबाइल उद्योग को इतना बड़ा बनाया था। कुछ का यह भी दावा है कि रॉकफेलर ने ही ऑटोमोबाइल उद्योग को संभव बनाया था, लेकिन ऑयल इंडस्ट्री को संगठित करने में उनके प्रारंभिक कार्य के बिना
ऑटोमोबाइल का व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता था, लेकिन यह ऐसा नहीं है। रॉकफेलर ने अपने प्रारंभिक वर्षों में एक फॉरवर्डिंग और प्रोड्यूस कमीशन बिजनेस से संबंधित काम किए थे। वे एक नेचुरल स्टूडेंट और इन्वेस्टिगेटर थे। वे एक कमीशन हाउस में काम करते थे और उस फर्म के माध्यम से ओहियो के किसानों को अपना कस्टमर बनाकर उनके सौदे करवाते थे। उस कमीशन हाउस के साथ उन 4 वर्षों के दौरान उन्होंने खुद बिजनेस शुरू करने का फैसला किया और फिर वे यह निर्धारित करने के लिए निकल पड़े कि किस बिजनेस लाइन में सबसे ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकती है। उन दिनों ऑयल इंडस्ट्री अपनी युवावस्था में थी। उन्होंने बहुत सावधानीपूर्वक इन्वेस्टिगेशन और कैलकुलेशन करने के बाद इसे चुना। जब वे 22 वर्ष के थे तब उन्होंने एंड्रयूज क्लार्क एंड कंपनी की ऑयल रिफाइनिंग फर्म की स्थापना में मदद की थी, जिसे कुछ ही समय बाद रॉकफेलर एंड एंड्रयूज नाम दे दिया गया था। वे न केवल काम खत्म करने के लिए, जैसे उन्हें क्या करना चाहिए, बल्कि दूसरे उनके काम में क्या रुकावट डाल सकते हैं और दूसरे उनके काम में कैसे सहयोग कर सकते हैं, यहां तक वे विचार करते थे। उनके पास जबरदस्त विजन था। वे हमेशा आगे की ओर देखते थे। यही ट्रू इंटेलिजेंस होती है। आज भी किसी कॉलेज में डिप्लोमा इन इंटेलिजेंस नहीं करवाया जाता है। कुछ लोग मेमोरी को इंटेलिजेंस मानने की गलती कर बैठते हैं, जो गलत है। एक फोनोग्राफ या डिक्टाफोन भी इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। एक बहुत बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी में बड़ी संख्या में फैक्ट उपलब्ध होते हैं, लेकिन यह इंटेलिजेंस नहीं है। एक बार मिस्टर रॉकफेलर से पूछा गया कि वे अपनी इंटेलिजेंस के बारे में किसे श्रेय देना चाहेंगे। तब उन्होंने उत्तर दिया, मेरे पास जो भी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि है, वह मेरे पिता और मां की देन है। वे ही थे जिन्होंने मुझे प्रशिक्षित किया। मुझे याद है कि जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो मेरे पिताजी ने मुझे 10% ब्याज पर $1000 उधार दिए थे। मुझे पैसा उधार देते समय उन्होंने मुझे क्रेडिट की बुनियादी बातों पर और क्रेडिट कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, इस पर कुछ अच्छी और बुनियादी बातें सिखाई थी। यह जानकारी मेरे फॉर्चून का बेस थी। उन्होंने न केवल मुझे अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होने की आवश्यकता के बारे में निर्देश दिए, बल्कि उन्होंने इस प्रोसेस में मेरी पूरी तरह से परीक्षा ली। जब भी मनी मार्केट में एक पिंच होता, तब मेरे पिता मुझे मेरे लोन के बारे में याद दिलाते थे। पहली बार जब मैं अपने लोन की किस्तें नहीं चुका पाया था, तब उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांटा था। अगली बार जब उन्होंने मुझे फोन किया तो मैं $1000 का आधा भुगतान करने में सक्षम था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे तीखी बात की। हालांकि कुछ ही हफ्तों में वे मुझे $500 का कर्ज देने के लिए फिर से तैयार हो गए थे, जो मैंने उन्हें चुकाए थे। उसके बाद मैं हमेशा अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अंडर कंट्रोल था, और जब भी उन्होंने $1000 की मांग की, मैं उन्हें भुगतान करने में सक्षम हो चुका था। केवल ऐसे टेस्ट और ट्रेनिंग से ही वास्तव में इंटेलिजेंस सिखाई जाती है। इंटेलिजेंस को बुक्स या लेक्चर से नहीं सीखा जा सकता। टीचर्स और ट्यूटर्स यात्रा का रास्ता बता सकते हैं, लेकिन यात्रा आपको ही पूरी करनी पड़ेगी। इंटेलिजेंस सक्सेस स्ट्रक्चर की तीसरी दीवार होती है, लेकिन जैसा कि रॉकफेलर ने संकेत किया है कि यह इंटेलिजेंस ही है जो एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से आती है। इसलिए मनुष्य की जीवन पर्यंत शिक्षा के संबंध में लैब वर्क और लाइव इंस्पेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है। बुक्स एक वैल्यूएबल टूल है, लेकिन इन टूल्स का कैसे बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जा सकता है, यह केवल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के माध्यम से सीखा जा सकता है। 11 नवंबर 1859 को लंदन में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका अमेरिका आना और दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम को विकसित करना तय था। लड़के का नाम सैमुअल इंसुल रखा गया और वह 28 फरवरी 1881 को अमेरिका में उतरा। कुछ समय के लिए उसने न्यूयॉर्क में मिस्टर एडिसन को उस शहर की लाइट सिस्टम डेवलप करने में मदद करने के लिए काम किया। हालांकि यह 1889 का साल था जब मिस्टर इंसुल की सर्विस को वास्तव में मान्यता दी गई, और 1892 से पहले उन्हें शिकागो एडिसन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में अपना महान अवसर दिया गया था। कई बड़े बड़े लोग इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से जुड़े हुए थे।
इस पुस्तक के पुराने पाठकों को व्हिटनी, विडेनर, यर्केस और ब्रेडी जैसे नाम याद होंगे। ये और उनके सहयोगी सभी पुराने स्कूल के दोस्त थे। हालांकि सैमुअल इनसुल ने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नया क्रम विकसित किया। वे इस इंडस्ट्री के पहले महान प्रमोटर थे जिनके पास कल्पना और दूरदर्शिता थी। कई लोगों ने इनसुल को कोरे सपने देखने वाला कहा। दूसरों ने लापरवाही से उनकी पहल को गलत समझा। हालांकि कुछ लोगों ने अधिक कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव कार्य किया है या ज्यादा टेक्निकल और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों को दूर किया है। जब आज इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में जो दो नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं तो उनमें सबसे पहला नाम आता है, वह है शिकागो के मिस्टर इनसुल और दूसरा नाम है डेट्रॉइट के मिस्टर डोव। जब इनकी सबसे आउटस्टैंडिंग विशेषताओं की बात की जाती है तो सभी इस बात से सहमत हैं कि उनकी सफलता उनकी पहल करने की क्षमता और कल्पना के कारण है। इनसुल सैमुअल ने अपना करियर एक ऑफिस बॉय के रूप में $1.25 प्रति सप्ताह से शुरू किया था। जब उन्हें शिकागो में एक छोटी इलेक्ट्रिक कंपनी की अध्यक्षता दी गई तो कंपनी का कुल उत्पादन केवल 4000 हॉर्स पावर था। आज इनसुल के पावर स्टेशनों में लगभग 7 लाख हॉर्स पावर की प्रोडक्शन कैपेसिटी है और कई वाटर पावर के प्रोडक्शन के अलावा एक दिन में 300 से 400 टन कोयले का यूज होता है। वे आज लगभग 20,000 लोगों को रोजगार देते हैं और उनकी पावर की सेल से होने वाली आय लगभग $1 मिलियन प्रति सप्ताह की इनक्रेडिबल अमाउंट तक पहुंच जाती है। मैंने एक बार शेनेक्टेडी के डॉक्टर स्टीनमेट्ज से पूछा कि वे आजकल अपनी ऊर्जा को किन नए आविष्कारों में लगा रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि उनके पास नए आविष्कारों को देने के लिए अधिक समय नहीं है क्योंकि इसने उन्हें इंसुलिन में व्यस्त रखा है। इनसुल लगातार बड़े बिजली स्टेशनों का निर्माण कर रहे थे जिससे बड़े बड़े वोल्टेज को संचारित करना आवश्यक था। इसमें मेरा सारा समय लग जाता है, डॉक्टर स्टीनमेट्ज ने कहा। इनसुल विकसित होने वाली पावर की देखभाल करने के लिए इंसुलेटर को पर्याप्त रूप से सुरक्षित रूप से डिजाइन करने के लिए ही समय लग रहा है, बस। इनसुल पहले इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे जिनके पास लगभग पूरे राज्य को आपूर्ति करने के लिए एक बड़ी सिंगल यूनिट इस्टेब्लिश करने और अपने सपनों को सच करने की दृढ़ता दोनों की पहल थी। किसी के काम की योजना बनाना एक बात है और किसी की योजना पर काम करना दूसरी बात है। आज कई ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी और इंडस्ट्री है और यहां तक कि इंटेलिजेंस भी है, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उनके पास नए इंटरप्राइजेस शुरू करने, नई राहों को आगे बढ़ाने और नई सर्विस को करने की पहल करने की चौथी गुणवत्ता का अभाव है। अपने पिता के बाद मैं हमेशा सबसे ज्यादा ऋणी हूं तो वह है द सैटरडे इवनिंग पोस्ट के संपादक जॉर्ज एच लोरिमर का। मिस्टर लोरिमर अपने पिता की तरह उच्चतम सिद्धांतों के व्यक्ति हैं। वे स्टील की तरह चतुराई के स्वभाव के हैं। जब उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया तो वे शिकागो चले गए और जल्द ही आर्मर एंड कंपनी के संस्थापक के सचिव बन गई। समय के साथ वे आर्मर प्लांट के एक महत्वपूर्ण विभाग के प्रमुख बन गए। एक समय के बाद श्री आर्मर की गंभीर चेतावनी की अवहेलना करते हुए कि वह जीवन भर एक गरीब व्यक्ति की पीठ खुजलाएंगे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बोस्टन चले गए, जहां वे द बोस्टन पोस्ट के एक रिपोर्टर बन गई। आगे की ट्रेनिंग की आवश्यकता महसूस करते हुए उन्होंने 1 या 2 साल कोलबी कॉलेज में बिताए, जहां उन्होंने साहित्य और आर्थिक अध्ययन में विशेषज्ञता हासिल की। अगर आप मिस्टर साइरस एच कार्टिस या मिस्टर एडवर्ड बोक या कॉलिंस बिजनेस मैनेजर या बॉयड एडवर्टाइजमेंट मैनेजर से पूछेंगे कि लोरिमर की सफलता का रहस्य क्या है, तो वे जवाब देंगे इंटेंसिटी यानी तीव्रता और कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता। वे केवल एक समय में एक ही काम करते हैं और केवल एक ही विचार पर सोचते हैं। उस समय किसी भी दूसरे काम के बारे में उनकी रुचि जगाना असंभव है। द सैटरडे इवनिंग पोस्ट पर उनका दिमाग लग गया है और इसके अलावा उन्हें दाईं और बाईं कुछ नहीं दिख रहा है। उन्हें सभी प्रकार के सम्मान, बड़े निगमों और इसी तरह के निदेशकों की पेशकश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
बैंकों ने उन्हें अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने की कोशिश की है। सरकार ने उन्हें सम्मान दिया है, लेकिन वे बस एक ही बात कहते हैं कि मैं तो बस यह एक काम करता हूं। एक दिन मैंने उनके एक परिचित से पूछा कि लोरिमर गोल्फ क्यों नहीं खेलते हैं। जवाब था, लोरिमर तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक वे इसे अच्छी तरह से खेलना सीख नहीं लेते हैं। लेकिन समस्या यह है कि उनके पास अच्छी तरह से गोल्फ खेलना सीखने का समय ही नहीं है और परिणाम स्वरूप वे इसे बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। यही सिद्धांत है जिस पर वे काम करते हैं। उनके साथ के अन्य लोग इंडस्ट्री के महान कप्तान बन गए हैं, क्योंकि लोरिमर की तरह वे पिता की धार्मिक भावनाओं और मां की कठोर तपस्या की संयुक्त सोच हैं। लेकिन पब्लिशिंग के सबसे कठिन बिजनेस में कोई भी इतनी अच्छी तरह से सफल नहीं हुआ है। लोरिमर न केवल एक बड़ी सफलता बन गए हैं, बल्कि उन्होंने सबसे कठिन इंडस्ट्री में सक्सेस प्राप्त की है। उनकी सफलता उनकी तीव्रता के कारण है, इसलिए सफलता के लिए तीव्रता या एकाग्रता की आवश्यकता है। चाहे आप किसी भी पेशे में हो, कंस्ट्रक्शन में या बिजनेस में, वास्तव में सफलता के लिए एक काम पर एकाग्र होना जरूरी है। 3 नाम हमेशा के लिए एक साथ जुड़ गए हैं, रोचेस्टर, फोटोग्राफी और जॉर्ज ईस्टमैन। यहां एक इंसान है जिसने एक ऑलमोस्ट अननोन बिजनेस में सबसे हम्बल तरीके से स्टार्टिंग की। यह बिजनेस उन्होंने लगभग जीरो से अमेरिका की ग्रेटेस्ट इंडस्ट्री में से एक में डेवलप किया। कोडक शब्द जिसकी उत्पत्ति उन्होंने की थी, यह नाम आज हर कोई पहचानता है। उनकी फिल्में दुनिया भर के हर शहर और गांव में खरीदी जाती है। जब उन्होंने फोटोग्राफी बिजनेस शुरू किया तो केवल गीली प्लेटों का इस्तेमाल किया जाता था। फिर सूखी प्लेटों को डेवलप किया गया और उन्होंने इन सूखी प्लेटों को बनाकर इन्हें अपने बिजनेस में जोड़ा। उनके काम के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे यह पूरी प्रोसेस गायब हो गई। उन्होंने इसे फिर से खोजने की ठानी। उन्होंने यात्रा की, अध्ययन किया, सूखी प्लेटों की समस्या का समाधान खोजा। उनकी सभी ब्रांचेज में फोटोग्राफी में गहरी दिलचस्पी हो गई। वे कंप्लीट फोटोग्राफी के लिए बहुत उत्सुक थे। अंत में उन्होंने फिल्म और फिर ट्रांसपेरेंट फिल्म पर हिट किया। वर्षों से चलती फोटोग्राफी के साथ प्रयोग करने वाले लोग अब ट्रांसपेरेंट फिल्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। फोटोग्राफी में ईस्टमैन की रुचि ने वास्तव में मूविंग पिक्चर इंडस्ट्री को संभव बनाया और साथ ही लाखों लोगों को अपने करीब लाए। ईस्टमैन ने अपने अनकहे लाखों डॉलर बनाने के बाद उनकी फोटोग्राफी में रुचि कम नहीं हुई। उनमें आज भी उतनी ही दिलचस्पी है जितनी पहले थी। उन्हें हर मौके पर तस्वीरें लेना बेहद पसंद है। दुनिया में सबसे सुंदर महान मूविंग पिक्चर थिएटर, जिसे उन्होंने रोचेस्टर में लोगों को समर्पित किया है, यह फिल्म में उनकी रुचि का ही परिणाम है। उन्हें हर ब्रांच में फोटोग्राफी करना पसंद है। मुझे जॉर्ज ईस्टमैन में व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी है, क्योंकि वे फेमस मिस्टर स्मिथ हैं। नतीजन ईस्टमैन पर हमेशा इंस्टीट्यूट के एलुमनाई मीटिंग और क्लासेज में डिस्कशन की जाती है। उन्होंने बहुत से ग्रेजुएट्स को अपॉइंट किया है, विशेष रूप से उन्हें जिन्होंने केमिकल में ग्रेजुएशन किया है। उनमें से किसी से भी जॉर्ज ईस्टमैन की सफलता का कारण पूछें तो वे आपको बताएंगे कि यह उनके काम में उनकी अत्यधिक रुचि और उनकी व्यापक सहानुभूति और मानवीय समझ के कारण है। फिर भी इस चैप्टर में बताए सभी महान लोग अपने काम में और अन्य लोगों में रुचि रखते थे। किसी के काम में रुचि और दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण समझ सफलता के स्ट्रक्चर के लिए आवश्यक होती है। अपनी दैनिक नौकरी को चलाने के लिए उसके प्रति दिल से सच्चे प्यार के बिना उस नौकरी में सफलता लगभग असंभव है, चाहे वह एक दुकान चलाना हो या फिर एक घर। ये सभी 6 गुण 100% सक्सेस के लिए आवश्यक है और उनमें से अधिकांश को अत्यधिक विकसित डिग्री तक रखना बेहद आवश्यक है। सफल पुरुषों और महिलाओं का एक अध्ययन यह स्पष्ट रूप से सच साबित करता है। कई उदाहरणों में इन लोगों ने सबसे अधिक उस फैक्टर को डेवलप किया है जिसमें वे जीवन की शुरुआत करते समय सबसे कमजोर थे। प्रत्येक युवा पुरुष और महिला को इन 6 गुणों का अध्ययन करना चाहिए और उन सभी को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से उसे जिसमें वे सबसे कमजोर हैं।
धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।